फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। जब इस रोती हुई महिला से एक सवाल पूछा जाता है कि क्या उस घटना के दौरान शारीरिक संबंध बनाए गए थे, तो वो महिला रोते रोते अचानक से चुप हो जाती है। लेकिन सवाल ये है वो अचानक से चुप क्यों हो गई और उससे ऐसे वक्त पे ऐसा सवाल क्यों पूछा गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। साल 2022, घर के अंदर दो ही लोग थे, ननद और भाभी। अब इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस केस में शामिल सभी लोगों के नाम और उनकी प्रोफाइल बता देता हूं, ताकि आप लोगों को आगे की कहानी समझने में आसानी होगी। प्रियंका पुरोहित मेन एक्यूज्ड, विक्टिम की वाइफ। देवकृष्ण पुरोहित विक्टिम। कमलेश पुरोहित को एक्यूज्ड, प्रेमी। लक्ष्मीबाई विक्टिम की माँ। ज्योति विक्टिम की सिस्टर। सुरेंद्र भाटी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मध्य प्रदेश के धार जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव है गोंदी खेड़ा चारण। 7 अप्रैल 2026 रात के करीब 1:45 में अचानक से घर के अंदर से एक महिला की तेज चीख सुनाई देती है। ये चीख थी प्रियंका की। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास वाले कमरे में सो रही उसकी सास लक्ष्मीबाई और ननद ज्योति तुरंत जाग जाती है। नींद से उठते ही सास अपनी बेटी से कहती है, लगता है फिर से झगड़ा हो रहा है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। दोनों घबराकर तुरंत कमरे की तरफ दौड़ती है जहां प्रियंका और देवकृष्ण सो रहे थे। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचती है, वो जो देखती है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। देवकृष्ण बिस्तर पर औंधे मुंह पड़े हुए थे और पास ही आंगन की तरफ प्रियंका के हाथ पैर साड़ी से बंधे हुए थे। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और हिलने डुलने की हालत में भी नहीं थी। कुछ पल के लिए माँ और बेटी समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वो देवकृष्ण के पास जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है। उनके सिर पर धारदार हथियार से बहुत गहरा किया गया था और बिस्तर के आसपास फैला हुआ था। यह दृश्य देखते ही घर में चीख पुकार मच जाती है। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत देवकृष्ण को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन वहां डॉक्टर उन्हें घोषित कर देते हैं। उधर प्रियंका को खोलकर संभाला जाता है और कुछ ही देर में पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। स्थानीय थाना, वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, यहां तक कि डॉग स्क्वाड भी पहुंच जाती है। शुरुआत में जो कहानी सामने आती है वो थी लूटपाट की। बताया जाता है कि कुछ अज्ञात लोग घर में घुसे, लूटपाट की और विरोध करने पर देवकृष्ण ने हत्या कर दी। लेकिन यह मामला जितना सीधा दिख रहा था, असल में उतना था नहीं, क्योंकि आज के समय में इस तरह की लूट की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है और यहीं से पुलिस के मन में पहला शक पैदा होता है। हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत। कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी उधर भी और थे। पुलिस के पहुंचने के बाद सबसे पहले जो कहानी सामने आई वो थी लूटपाट की। परिवार की तरफ से बताया गया कि घर में रखे करीब 3 लाख रुपए के जेवर और लगभग 50,000 रुपए नगद गायब हैं। उस समय प्रियंका की हालत ऐसी थी कि उससे तुरंत विस्तार से पूछताछ करना आसान नहीं था। वो लगातार रो रही थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। करीब 5 से 6 घंटे बाद जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, तब पुलिस ने उससे बातचीत करना शुरू की। प्रियंका इस पूरे मामले की इकलौती चश्मदीद गवाह थी। उसने जो कहानी बताई वो कुछ इस तरह थी। उसके अनुसार वो और उसका पति देवकृष्ण दोनों सो रहे थे। तभी देर रात 2 या 3 लोग घर के अंदर घुस आए। उन्होंने आते ही उसका मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, और धमकी दी, अगर आवाज की तो तुम्हारे पति को जान मार देंगे। इसके बाद उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया और उसे बांध दिया गया, जहां उन लोगों ने घर में रखा सामान खंगालना शुरू किया था।
प्रियंका के मुताबिक इसी दौरान देवकृष्ण जाग गए और उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर उन हमलावरों ने उनके सिर पर हथियार से वार किया और उनकी हत्या कर दी। यानी पहली नज़र में यह मामला एक साधारण लूटपाट लग रहा था। इसी बीच पुलिस ने घर के बाकी सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई। घर में कुल 4 लोग मौजूद थे। देवकृष्ण, उनकी पत्नी प्रियंका, माँ लक्ष्मीबाई और बहन ज्योति। माँ और बहन दूसरे कमरे में सो रही थी, जबकि प्रियंका अपने पति के साथ थी। पुलिस ने प्रियंका से बार बार वही सवाल पूछे जा रहे थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस समय तुम कहाँ थी, लेकिन हर बार उसकी कहानी में थोड़ा बहुत फर्क नजर आने लगा। इसी दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने एक अहम बात नोटिस की। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा, मैडम, ऐसा लग रहा है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बने थे। शुरुआत में इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया गया। और जब प्रियंका से दोबारा पूछताछ की गई तो उसके बयान में पहले से अलग बातें सामने आने लगी। यहीं से इस पूरी कहानी में पहला बड़ा शक पैदा हुआ। जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब पुलिस के सामने एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। प्रियंका के बयान। पहले उसने एक नई कहानी बताई, फिर दूसरी और फिर तीसरी बार वही घटना थोड़ी बदली हुई। हर बार कुछ न कुछ अलग बता रही थी। यहीं से पुलिस को शक होना शुरू हुआ। अधिकारियों ने आपस में चर्चा की, कहानी बदल क्यों रही है। अब मामला गंभीर हो चुका था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद प्रियंका से पूछताछ करना शुरू की, लेकिन इस बार जो जवाब मिले उन्होंने शक को और गहरा कर दिया। प्रियंका बार बार अपनी बात बदल रही थी, कभी कुछ तो कभी कुछ और। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच्चाई नहीं बल्कि कहानी बना रही हो। इसी दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी ने एक सीधा सवाल पूछा, क्या घटना से पहले तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई शारीरिक संबंध बने थे? ये सवाल सुनते ही प्रियंका का व्यवहार बदल गया। जो महिला अभी तक रो रही थी अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे पे घबराहट साफ दिखाई देने लगी, मानो उसे समझ नहीं आ रहा हो कि पुलिस को ये बात कैसे पता चली। जब उससे दोबारा पूछा गया तो वो कुछ भी स्पष्ट नहीं बताई, बस चुपचाप बैठी रही। यहीं से पुलिस को यकीन होने लगा कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। इसी बीच फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम अपनी जांच कर रही थी और जो शुरुआती संकेत मिले उन्होंने शक को और मजबूत कर दिया। फिर आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल गया। रिपोर्ट में सामने आया कि देवकृष्ण के सर पर जो वार किया गया था वो बेहद गहरा और ताकतवर था, करीब 12 इंच गहरा घाव। अब सवाल ये था, क्या कोई साधारण लुटेरा इतनी क्रूरता से हमला करता है? आमतौर पर लूटपाट में हमलावर जल्दीबाजी में होते हैं, लेकिन यहाँ वार से गुस्सा था, नफरत थी और साफ इरादा था मारने का। यानी ये सिर्फ लूट नहीं थी, कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। और अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि सच बाहर लाने की चाबी उसी महिला के पास है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2015 में पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार प्रियंका बोलना शुरू करती है और यहीं से सामने आती है इस कहानी की असली शुरुआत। 1 अप्रैल 2015 जब प्रियंका की शादी देवकृष्ण पुरोहित से कर दी जाती है। उस वक्त प्रियंका की उम्र करीब 17 साल थी, यानी वो नाबालिग थी। शादी तो हो गई थी लेकिन विदाई तुरंत नहीं की गई थी। लेकिन प्रियंका अगले कई सालों तक अपने मायके में ही रही थी। करीब 5 साल 2015 से लेकर 2020 तक अपने मायके ही रही थी। लेकिन इन 5 सालों में उसकी जिंदगी एक अलग ही दिशा में मुड़ चुकी थी। मायके में रहते हुए ही प्रियंका की मुलाकात कमलेश नाम के एक व्यक्ति से होती है। शुरुआत में सिर्फ बातचीत होती है, फिर धीरे धीरे वो बातचीत एक रिश्ते में बदल जाती है। कमलेश पहले से ही शादीशुदा था, 2 बच्चों का पिता था, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका का उससे लगाव बढ़ता चला गया। उधर 2020 आते आते परिवार का दबाव बढ़ने लगा। अब बार बार कहा जाने लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ससुराल जाना होगा। प्रियंका इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा और आखिरकार वो ससुराल आ गई।
लेकिन ससुराल आने के बाद भी कुछ नहीं बदला था। उसका मन इस शादी में कभी नहीं लगा। पति देवकृष्ण से दूरी बनाए रखती थी, छोटी छोटी बातों पर झगड़े करती थी और घर में लगातार तनाव बना रहता था। ये सब अब रोज की बात बन चुका था। प्रियंका अक्सर अपने पति को अपमानित करती रहती थी, बात बात पर ताने देती थी। जब भी देवकृष्ण पति पत्नी के रिश्ते को सामान्य बनाने की कोशिश करता तो प्रियंका हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। मैं थकी हुई हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे बात नहीं करनी। और यही बातें धीरे धीरे झगड़ों की वजह बनती चली गई। अगर सास या ननद समझाने की कोशिश करती तो प्रियंका उनसे भी बदतमीजी करने लगती। अब उसे बस एक मौका चाहिए होता था झगड़ा करने का, ताकि वो घर छोड़ सके और वापस अपने मायके जा सके। कभी 2 दिन, कभी 10 दिन, लेकिन हर बार परिवार वाले उसे वापस ससुराल भेज देते थे, क्योंकि समाज के सवाल जवाब अब उन पर भारी पड़ने लगे थे। शादी के बाद भी बेटी मायके में क्यों रह रही है? और इसी दबाव के बीच ये रिश्ता धीरे धीरे और भी कमजोर होता चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2022 में एक ऐसी घटना होती है जिससे इस रिश्ते की सच्चाई पहली बार सामने आती है। घर के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, ननद और भाभी, ज्योति और प्रियंका। भाभी अपने काम में व्यस्त थी और उसी दौरान उसका मोबाइल वहीं छूट जाता है। मोबाइल ननद के हाथ लग जाता है और जैसे ही वो मोबाइल उठाती है लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं। उसे थोड़ा शक होता है और वो नोटिफिकेशन खोल देती है, लेकिन जैसे ही वो चैट पढ़ती है वो चौंक जाती है। उसकी भाभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ काफ़ी देर से बातचीत कर रही थी। सिर्फ सामान्य बात नहीं बल्कि लगातार और निजी बातचीत कर रही थी। अब ननद धीरे धीरे पूरी चैट पढ़ने लगती है और तभी पीछे से एंट्री होती है प्रियंका की। जैसे ही प्रियंका देखती है कि उसका फ़ोन ननद के हाथ में है, वो भड़क उठती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन देखने की? बिना इजाज़त फ़ोन उठाया कैसे? घर के अंदर तुरंत बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ननद भी चुप नहीं रहती। वो साफ कह देती है, मुझे पता चल गया है तुम किससे बात कर रही हो। बस यहीं से हालात बिगड़ जाते हैं। प्रियंका को एहसास हो जाता है अब ये बात घर में सबको पता चल सकती है, सास को, पति को, और यही डर उसे तुरंत एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। वो सीधे अपने कमरे में जाती है, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और बिना कुछ समझाए घर छोड़ देती है। और जाते जाते सिर्फ एक बात कहती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझे वापस लाने की कोशिश भी मत करना। अपने भाई से कह देना कोई और बहू ढूंढ ले। और इसके बाद समय बीतता चला जाता है। 2022 निकल जाता है, 2023 भी गुजर जाता है, 2024 भी बीत जाता है, लेकिन प्रियंका वापस नहीं आती। अब दोनों परिवार बैठकर बात करते हैं, समाज के लोग भी शामिल होते हैं और एक पंचायत बुलाई जाती है। फैसला होता है अब बहू को वापस ससुराल लाया जाएगा, लेकिन प्रियंका 3 शर्तें रखती है कि अगर ये 3 शर्तें मेरी मानी जाएगी तभी मैं आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी पहली शर्त थी उसका मोबाइल कोई नहीं देखेगा, ना पति, ना सास, ना ननद, उसका फ़ोन कोई भी चेक नहीं कर सकता। एंड दूसरी शर्त था कि घर में कोई भी उसे किसी काम के लिए मजबूर नहीं करेगा, वो जब चाहे तब काम करेगी, नहीं मन होगा नहीं करेगी। एंड तीसरी शर्त थी कि उसके लिए कोई काम या सेटअप किया जाए, जैसे ब्यूटी पार्लर। अब परिवार रिश्तों को बचाना चाहता था, इसलिए तीनों शर्तें मान ली जाती। हालांकि यहाँ पे मानना नहीं चाहिए था, इसी वक्त समझ जाना चाहिए था, लेकिन खैर। प्रियंका वापस अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन परिवार का मकसद साफ था, रिश्ता बचाना। उन्हें लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी और जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय आगे बढ़ता रहा पर प्रियंका के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन प्रियंका खिड़की के पास बैठी थी। उसी वक्त गांव के रास्ते से कमलेश गुजर रहा था। दोनों की नजरें मिलती है और बिना कुछ कहे इशारों में बात हो जाती है। लेकिन इस बार देवकृष्ण ने ये सब देख लिया। उसे गुस्सा आ जाता है, वो विरोध करता है, लेकिन बात यही नहीं रुकती। प्रियंका उसका गिरबान पकड़ लेती है और उसे धक्का देने की कोशिश भी करती है। यहीं से रिश्ता लगभग टूट चुका था। देवकृष्ण ने फिर भी इस रिश्तों को संभालने की कोशिश की, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई।
अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। प्रियंका कमलेश से प्यार करती थी। कमलेश एक शादीशुदा व्यक्ति था जो 2 बच्चों का पिता था और पेशे से ढाबा चलाता था। दोनों का रिश्ता काफी पहले से चल रहा था। मायके में रहते हुए उन्हें मिलने की पूरी आजादी थी, लेकिन ससुराल आने के बाद ये रिश्ता छुपकर चलाना पड़ता था। झगड़े बस एक बहाना था ताकि वो घर से निकल सके और अपने प्रेमी से मिल सके। जब देवकृष्ण ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, तभी एक खतरनाक फैसला लिया गया। 31 मार्च 2026 यही हत्या की साजिश शुरू होती है। प्रियंका कमलेश से कहती है इसे रास्ते से हटाना होगा। करीब 1 लाख रुपए में देवकृष्ण की डील तय होती है। कमलेश अपने एक जानकार से संपर्क करता है, सुरेंद्र भाटी, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से था। उसे 50,000 रुपये एडवांस दिए जाते हैं और एक तारीख तय होती है। पहली तारीख होती है 4 अप्रैल की, लेकिन उस दिन योजना पूरी नहीं हो पाती। इसके बाद नई तारीख तय होती है 6 और 7 अप्रैल की रात। उस रात घर का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा जाता है। अंदर सब सो रहे होते हैं। देवकृष्ण अपने कमरे में गहरी नींद में था। तभी हमलावर अंदर घुसते हैं और बिना किसी चेतावनी के सीधे उसके सिर पर वार किया जाता है। इतना तेज कि उसे चीखने तक का मौका नहीं मिलता। एक ही वार और सब खत्म। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो जाता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा विचलित करने वाली हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या के तुरंत बाद भी प्रियंका और उसका प्रेमी सामान्य व्यवहार करते हैं और यही शक था जो पुलिसकर्मी ने पूछा था। हत्या से पहले या हत्या के दौरान, यानी इस इंसिडेंट के दौरान शारीरिक संबंध बनाए गए थे जो वो महिला चुप हो गई थी। यह हिस्सा रिपोर्ट्स पर आधारित है और जांच का विषय रहा है। इसके बाद पूरा सीन तैयार किया जाता है, कमरा बिखेरा जाता है, लूट का ड्रामा रचा जाता है और खुद को पीड़ित दिखाया जाता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। पुलिस जांच में एक एक परत खुलती गई और आखिरकार प्रियंका और उसका प्रेमी कमलेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी सुरेंद्र भाटी की तलाश जारी है। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या कोई इतना भी आगे जा सकता?